हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना समय व्यर्थ किए हुए। इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। आज जो हम शेयर करने वाले हैं वह है हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित राष्ट्रीय प्रतीक का महत्वपूर्ण टॉपिक। इस टॉपिक से आपकी पिछली परीक्षाओं में भी लगातार प्रश्न पूछे गए और उन्हीं प्रश्न को आज हम हल करने वाले हैं और इन्हीं से आपके आने वाले एग्जाम में भी प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। तो इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आज का जो हमारा पहला प्रश्न रहने वाला है उससे पहले हम थोड़ी सी थ्योरी कवर अप करेंगे, क्योंकि थ्योरी कवर करने से क्या होता है कि हम अपने प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर पाते हैं, साथ ही साथ एक बेहतर रिवीजन भी हो पाता है। तो भारतीय झंडा संहिता में उल्लेख है कि राष्ट्रीय झंडे के रंगों और उसके मध्य में चक्र के महत्व का यथेष्ट वर्णन डॉक्टर राधाकृष्णन के द्वारा संविधान सभा में किया गया था। एस राधाकृष्णन ने स्पष्ट किया कि भगवा या केसरिया रंग त्याग या निस्वार्थ की भावना का प्रतीक है। साथ ही साथ हरे रंग हमारे झंडे के केसरिया रंग त्याग या निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। उसी प्रकार सफ़ेद रंग हमें सच्चाई के पथ पर चलने और अच्छा आचरण करने की प्रेरणा देता है। हरा रंग मिट्टी और वनस्पतियों के साथ हमारे संबंध को उजागर करता है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि अशोक चक्र धर्म के राज का प्रतीक है, जो हमारे धर्म का राज प्रतीक है वह क्या है? अशोक चक्र है। चक्र प्रगति का प्रतीक है, जड़ता प्राणहीनता का प्रतीक है। साथ ही साथ राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तो तिरंगा है, जिसमें तीनों रंगों की पट्टियों में इसे विभाजित किया गया है। ये पट्टियाँ किस आकार में है? तो आयताकार में। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई जो है वह कितनी है? तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 रहने वाला है। साथ ही साथ केसरिया रंग साहस का प्रदर्शन, श्वेत रंग सच्चाई और शांति का प्रतीक है। वहीं हरा रंग उर्वरता और समृद्धि तथा हरियाली का भी प्रतीक है। साथ ही साथ नीला जो चक्र है उसमें 24 तीलियां हैं, जो कि सारनाथ में अशोक स्तंभ के द्वारा इसे प्रतिकृत किया गया है, लिया गया है। न्याय का प्रतीक पिंगले वेंकैया द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया गया, तैयार किया गया। संविधान सभा ने इसे कब अपनाया है? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को वर्तमान रूप से स्वीकृति दे दी गई थी। साथ ही साथ अगर राज चिन्ह की बात की जाए तो सारनाथ स्थित अशोक के स्तंभ की जो अनुकृति है उसे ही भारतीय राष्ट्रीय राज चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है। साथ ही साथ 26 जनवरी 1950 को इसे क्या किया गया था? अपनाया गया था। तो झंडे को हमने कब अपना लिया था? 22 जुलाई 1947 को। वहीं अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय चिन्ह जो कि अशोक स्तंभ है, इसे कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। लिपि की अगर बात करते हैं तो वह देवनागरी है और इसी देवनागरी लिपि में लिखा गया है सत्यमेव जयते, जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? तो जनगण मन। और इसे कब अपनाया गया है? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा इसे आधिकारिक रूप से अंगीकृत किया गया था। अभी अभी हमने देखा कि हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, इसे कब लिया गया था? इसे भी 26 जनवरी 1950 को लिया गया था। वहीं अगर हम बात करते हैं राष्ट्रगान की तो यह 24 जनवरी को लिया गया था, 2 दिन पहले। और अगर हम झंडे की बात करते हैं तो 22 जुलाई 1947 को ले लिया गया था। और राष्ट्रीय गान को जो गाने की समयावधि है वह है 52 सेकेंड। और 27 दिसंबर 1911 को इसे सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। किसके द्वारा इसे लिखा गया है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा गीतांजलि से इसे लिया गया है, जिसको 1913 में क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। किसको? तो गीतांजलि को। साथ ही साथ वंदे मातरम कब लिया गया? तो इसे 1950 में भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया था। और वंदे मातरम किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। उनका एक उपन्यास था जिसका नाम क्या था? तो आनंद मठ था। साथ ही साथ 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। तो जनगण मन कब गाया गया था? यह गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में। और वंदे मातरम कब गाया गया था? तो वंदे मातरम हमारा गाया गया था पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन में। वहीं हम बात करते हैं राष्ट्रीय कैलेंडर, जो कि सक्संबद्ध है और इसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। और इसका जो प्रथम माह है वह चैत्र से शुरू होता है। और यह किस पर आधारित है? तो ये ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ अपनाया गया है। बात करते हैं 22 मार्च को, जबकि लीप वर्ष 21 मार्च को होती है। गंगा डॉल्फिन जो है वह हमारा क्या है? हमारा गंगा डॉल्फिन क्या है? राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया है, जिसे प्लेटनिस्ता गैंगेटिक के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इसका वैज्ञानिक नाम है। वही राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में इसे स्वीकार कर लिया गया है। और हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है वह मोर है और जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पावो क्रिस्टेसस है। वहीं अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय
पशु की तो वह हमारा बाघ है, जिसका नाम क्या है वैज्ञानिक, तो पैंथेरा टाइग्रिस है। और पशु की बात करते हैं तो इसको हम बाघ को पशु के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। वर्ष 2008 में भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को राष्ट्रीय गंगा नदी यानी कि राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित कर दिया गया था। वहीं अगर भारत सरकार द्वारा स्वाधीनता दिवस की बात की जाए तो 15 अगस्त को मनाया जाता है, जिसे गणतंत्र दिवस के नाम से जानते हैं। और गणतंत्र दिवस के नाम से हम 26 जनवरी को जानते हैं। गांधी जयंती के नाम से हम 2 अक्टूबर को जानते हैं, जिसे राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी हम घोषित कर सकते हैं। धातव्य है कि कमल को राष्ट्रीय पुष्प, आम को राष्ट्रीय फल, बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में मान्यता दी गई है। अब हम इससे संबंधित सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और अपनी एक बेहतर क्लास का रिवीजन भी यहीं पर करते चलेंगे। पहला प्रश्न और ऑप्शन और आंसर भी आपको दिख चुका होगा, आगे के आंसर आपको नहीं दिखेंगे, आपको आंसर अपने आप करना होगा। तो जनगण मन भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? प्रश्न है आपके सामने 1948 में, 1949 में, 1950 में या 1951 में। यहाँ पर 1950 आपका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर तिथि की बात की जाए तो 26 जनवरी या 24 जनवरी। तो आंसर राइट क्या होगा? 24 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया था। वहीं 26 जनवरी 1950 को क्या अपनाया गया था? हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने कि संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन काल कितना है? 50 सेकेंड, 45 सेकेंड, 52 सेकेंड या 55 सेकेंड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 52 सेकेंड। 52 सेकेंड में भारतीय राष्ट्रीय गान को गाया जाता है कौन सा? तो जनगण मन है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। कहाँ से लिया गया है? तो उनकी प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि से लिया गया है, जिसे सबसे पहले 1913 में पुरस्कृत भी किया जा चुका है। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? विकल्प ए है 15 अगस्त 1948 को, विकल्प बी है 2 अक्टूबर 1947 को, विकल्प सी है 26 जनवरी 1948 को और विकल्प डी है 26 जनवरी 1950 को। तो राजकीय चिन्ह की बात आ जाती है और ये हमारा राजकीय चिन्ह क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950 को। विकल्प संख्या डी आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और यह कहाँ से लिया गया है? तो हमारे सारनाथ यानी कि वाराणसी में स्थित अशोक स्तंभ की प्रतिकृति ली गई है। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? तो 22 जुलाई 1947 को, 23 जुलाई 1947 को, 25 जुलाई 1947 को या 15 अगस्त 1947 को। तो 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी और जिसे हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में आज भी सेलिब्रेट करते हैं। वहीं अगर हम राष्ट्रीय ध्वज की बात करते हैं तो ये 22 जुलाई 1947 को अपना लिया गया था। साथ ही साथ इसके डिजाइनकर्ता कौन थे? तो पिंगले वेंकैया थे। इसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो 3:2 के अनुपात में है। और इसमें कितने रंग हैं? तो कुल 3 रंग हैं। वहीं पर हमारा केसरिया रंग किसका प्रतीक है? त्याग और बलिदान का प्रतीक है। सफेद रंग हमारा शांति का प्रतीक है और वहीं हरा रंग हमारा काहे का प्रतीक है? तो हरियाली और समृद्धि का प्रतीक है। बीच में दिया गया हुआ हमारा जो चक्र है उसमें 24 तीलियां हैं, जो कि हमें प्रगति की ओर अग्रसर करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है आपके सामने कुछ कूट के रूप में दिया गया है। प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। बिल्कुल ये कथन तो सही है, क्योंकि अभी अभी हमने इसको सॉल्व भी किया है। अगला है, राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तीलियां हैं। जी नहीं, कितनी तीलियां हैं? तो कुल 24 तीलियां हैं, जो 24 घंटे हमें अपनी प्रगति की ओर अग्रसर रहने के लिए इंगित करती हैं। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4 है, जो कि गलत है, क्योंकि चौड़ाई और लंबाई का यदि अनुपात पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा। यहीं अगर लंबाई और चौड़ाई कर दिया जाए तो ये 3 कहाँ चला जाएगा? पहले चला जाएगा और 3:2 हो जाएगा लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। तो इस चीज़ को भी याद रखेंगे कि प्रश्न में पहले लंबाई कहा गया है या चौड़ाई कहा गया है। अधिकतर हमने 3:2 के रूप में याद कर रखा होता है और वहाँ पर हमसे पूछ लिया जाता है चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, और हम जल्दी में क्या करते हैं? 3:2 को ही टिक कर देते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। तो हमें प्रश्न को सावधानी पूर्वक पढ़ना है, देन इसके बाद अपने आंसर को टिक करना होगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कौन से कथन सही हैं। तो पहला तो ठीक है, लेकिन दूसरा गलत है, तीसरा गलत है। तो इस प्रकार हमारा केवल विकल्प 1 ठीक होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? 22 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1948 को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। बात करते हैं 24 जनवरी 1950 को, तो राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को क्या अपनाया गया था? हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अपनाया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया? जून
10/1947 को, 22 जुलाई 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1947 को। तो राइट आंसर क्या होगा? 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को स्वीकार कर लिया गया था। 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। 26 जनवरी 1947 को नहीं, बल्कि 26 जनवरी 1950 को हमारा जो भारत देश है वह गणतंत्र घोषित कर दिया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो ये हमारा हो जाएगा क्या? बाघ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसके वैज्ञानिक नाम की अगर बात की जाए तो टाइग्रिस पैंथरा हो जाएगा। और अगर राष्ट्रीय पक्षी की बात की जाए तो मोर हो जाएगा। और राष्ट्रीय किसकी बात की जाए, वृक्ष की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय वृक्ष हमारा बरगद हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो सूरजमुखी है, गुलाब है, गेंदा है, कमल है। तो क्या हो जाएगा? कमल है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न सॉल्व करने से पहले हम देख लेंगे कि कमल का जो वैज्ञानिक नाम है वह क्या है? तो नीलिम्बो न्यूसीफेरा। नीलिम्बो न्यूसीफेरा हमारे कमल का जो है वह वैज्ञानिक नाम है, जो कि भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। और पुष्प जो है, पुष्प के रूप में कमल को लिया गया। और ये किसका प्रतीक है? तो हमारी संस्कृति का प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसके अगर हम वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं तो इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा पावो क्रिस्टेसस। क्या हो जाएगा? पावो क्रिस्टेसस हो जाएगा। वृक्ष हमारा बरगद हो जाएगा, पुष्प हमारा कमल हो जाएगा, फल हमारा आम हो जाएगा, मैग्नीफेरा इंडिका जिसका वैज्ञानिक नाम होता है। राष्ट्रीय वाक्य हमारा सत्यमेव जयते हो जाएगा, जो कि सारनाथ वाराणसी के अशोक स्तंभ से लिया गया है। साथ ही साथ याद रखेंगे कि सत्यमेव जयते किस में लिखा गया है? तो यह हमारा देवनागरी लिपि में लिखा गया है। और साथ ही साथ किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से इसको लिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? स्वतंत्रता का, न्याय का, समानता का या भाईचारे का? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्याय का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र, जिसका जो प्रारूप है सारनाथ के अशोक स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है, जिसमें 24 तीलियां हैं। और यह किसका प्रतीक है? तो न्याय का प्रतीक है। और 24 घंटे जो हम प्रगति करते हैं उसकी ओर हमें यह अग्रसर करता है। अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के आरों की कुल संख्या कितनी है? आरे पूछ लिए जाए, तीलियां पूछ लिए जाए, चक्र में कितनी तिल्लियां हैं पूछ लिया जाए, इस प्रकार के सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर होगा। और उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 24 तीलियां हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन से कथन सही हैं? विकल्प एक है भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। नेक्स्ट है पंचांग को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो यहाँ पर नीचे कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना होगा। केवल एक ठीक है, केवल दो ठीक है, एक और दो दोनों ठीक है, ना ही एक ठीक है और ना ही दूसरा ठीक है। तो ये विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय पंचांग जो है वह विक्रम संवत नहीं बल्कि किस पर आधारित है? तो शक संवत पर आधारित है। साथ ही साथ इसे कब अपनाया गया था? तो 22 मार्च 1957 को इसे अपनाया गया था, ना कि 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को तो क्या अपनाया गया था? हमारा जो संविधान है उसे अंगीकृत कर लिया गया था। अंगीकृत नहीं, अंगीकृत तो कर लिया गया था 26 नवंबर 1949 को ही संविधान सभा के द्वारा, लेकिन ये जनता को समर्पित किया गया था। और पूर्ण रूप से हमारा भारत देश गणतंत्र घोषित किया गया था, लोकतंत्र घोषित किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पर जो पंचांग के बारे में बात की जा रही थी उसके जो तर्क में हमारा विकल्प ठीक होगा, विकल्प डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये थे आज हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। साथ ही साथ आप और जानकारी प्राप्त कर लीजिए कि हमारा जो राष्ट्रीय पकवान कहा जाएगा वह क्या हो जाएगा। तो राष्ट्रीय पकवान हमारा हो जाएगा खिचड़ी। अगर हम राष्ट्रीय सब्जी की बात कर लें तो राष्ट्रीय सब्जी हमारी हो जाएगी कद्दू। राष्ट्रीय वाहन की बात कर लें तो राष्ट्रीय वाहन हमारा क्या हो जाएगा? साइकिल हो जाएगा। साथ ही साथ अगर हम राष्ट्रीय विरासत पशु की बात कर लें तो राष्ट्रीय विरासत पशु हमारा क्या हो जाएगा? हाथी हो जाएगा। इस प्रकार के सभी राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के बारे में हमने आसानी से चर्चा कर ली है। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को जो है डिस्कस करेंगे। और अगला जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वह हो जाएगा हमारा राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित प्रश्नों को हम हल करने वाले हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, अपनी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।